हेलो एवरीवन, दिस इज मुस्कान जैन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड करता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर क्लास हर सब्जेक्ट के लिए क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक आप किसी भी क्लास, किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी चैप्टर को कहीं से भी सर्च करोगे, आपको सारे टॉपिक्स, सारा का सारा कंप्लीट कोर्स यहाँ पर मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे एमपी बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, ये सारे ही कोर्स को आप अवेल कर सकते हो। और साथ ही कई सारे प्रैक्टिस सेशंस, कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ओके, इसके अलावा अगर आप चाहते हो ई बुक्स एंड ई नोट्स को अवेल करना, उसके लिए भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और जहां से आप एक्सेस कर सकते हो सीबीएसई सैंपल पेपर्स को भी, एडिशनल पेपर्स को भी, और प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी। ये सारी चीजें तो आपने सुन ही ली होंगी। इसके अलावा आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन सिर्फ इंग्लिश मीडियम ही नहीं, हिंदी मीडियम फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड करता है, जहां से हिंदी मीडियम के सारे स्टूडेंट्स भी इस पूरे नॉलेज को अवेल कर सकें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आज हमें करना है क्या, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, जो हमारा चैप्टर है, इस यूनिट का पहला चैप्टर। इस चैप्टर में हम एक लेक्चर ले चुके हैं जहां मैंने आपको बताया था अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर एंड प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, हमने प्रिंसिपल्स के बारे में तो पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है अबाउट द टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड देन द प्रोसेसेस। ठीक है, कि प्रिंसिपल्स क्या है, कैसे होती है। ठीक, देन हम पढ़ रहे हैं अब टूल्स के बारे में, और फिर हम पढ़ेंगे अबाउट द प्रोसेसेस। ठीक है, तो टूल्स के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं कि भाई इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को करने के लिए, इस टेक्नोलॉजी के अंदर इसकी प्रोसेसेस को करने के लिए कौन कौन से टूल्स को यूज किया जाता है, ये आपको इस लेक्चर में आज जानने को मिलने वाला है। ठीक है, कि टूल्स क्या है जिन्हें आप यूज करते हो इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो इट इज आवर पार्ट 1, जिसमें हम इसके कुछ टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, देन रिमेनिंग चीजों को पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। ओके, टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए हम इसे पार्ट में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 को। इससे पहले कि हम लोग डूब जाएं इस टॉपिक के अंदर, आपको क्या करना है, फटाफट से कर देना है इस सेशन को लाइक एंड शेयर अपने सारे दोस्तों के साथ। चलिए स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अच्छा, आप सबको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ लिया था अबाउट द प्रिंसिपल्स। ठीक है, प्रिंसिपल्स के साथ साथ एक चीज और मैं एक बार रिवाइज करा दूं, प्रिंसिपल्स के साथ साथ हमने एट लास्ट पढ़े थे कुछ स्टेप्स, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई करने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप्स को गो थ्रू करना होता है। वो स्टेप्स थे कुछ ऐसे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब आप जेनेटिकली मॉडिफाई करते हो, जिसे आप क्या कहते हो, जीएमओस कहते हो, है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स कहते हो, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हो, जीएम ऑर्गेनिज्म या जीएमओस, इस तरीके से इसे यूज किया जाता है। क्यों मैं इस बात को भी बता रही हूं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स में ऐसे ही यूज किया जाता है। जीएम क्रॉप, जीएम इंसेक्ट, जीएम पेस्ट, जीएम ये, जीएम वो, मतलब मैंने रैंडमली आपको कुछ भी चीजें में लगा के बता दूं, जीएम लिख के बेचते। तो जीएम से आपको हमेशा समझना है कि इसका मतलब है जेनेटिकली मॉडिफाइड। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया है। चलो फिलहाल हम देख रहे हैं इनके स्टेप्स के बारे में, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई करने के लिए सबसे पहले तो उसका डिजायरेबल जीन के साथ जो डीएनए है, जहां पर डिजायरेबल जीन प्रेजेंट है, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। आइडेंटिफाई करके फिर उस आइडेंटिफाइड डीएनए को होस्ट में इंट्रोड्यूस कराते हो। होस्ट में इंट्रोड्यूस करवाने के बाद उसे वहां पर उसका मेंटेनेंस करते हो कि वो प्रॉपर ग्रोथ कर सके, प्रॉपरली डेवलप हो सके, और फिर उसे क्या कर देते हो, उसकी प्रोजेनीज में इनहेरिट होने देते हो, ट्रांसफर होने देते हो। ठीक है, इस तरीके से किसी भी ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है। ये वो बेसिक स्टेप्स थे जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े। अब स्टार्ट करते हैं कि किसी भी प्रोसेस को, ये जो प्रिंसिपल्स आपने देखे, ये सारी जो चीजें आप देख रहे हो, इसमें कुछ टूल्स यूज होते हैं। ऑब्वियसली बात है मैम, हम बहुत सारे टर्म्स ऐसे पढ़ रहे थे फर्स्ट लेक्चर में, जब आपने कहा था कि ये सारी चीजें आपको अभी और डिटेल में पढ़नी है। कहाँ पढ़नी है, यही पढ़नी है। जैसे आप पढ़ रहे थे कि मैम प्लाज्मिड होता है, जैसे आप पढ़ रहे थे मैम एक वेक्टर होता है, जैसे आप पढ़ रहे थे मैम कुछ क्लोनिंग करवाते हैं, मैम आप कुछ किसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात कर रहे थे। ये सब क्या है, कई सारी ऐसी चीजें हैं, कई सारे, किसी भी रेसिपी को बनाने के लिए, किसी भी डिश को बनाने के लिए आपको बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। वैसे ही यहाँ पर किसी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए भी आपको बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए। अब इन्हें इंग्रेडिएंट्स तो हम कहेंगे नहीं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, टूल्स कहते हैं, कि भाई इन टूल्स को यूज करके हम इस टेक्नोलॉजी को करते हैं। ठीक है, तो वो टूल्स क्या है, चलो पढ़ते हैं।
Now we know from the foregoing discussion that genetic engineering or recombination DNA technology can be accomplished only if we have the key tools. ये टेक्नोलॉजी को, इन प्रोसेसेस को तभी किया जा सकता है जब हमारे पास ये कुछ की टूल्स हों, जैसे कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, जो कि क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर सिजर्स होते हैं, और पॉलीमरेज एंजाइम्स एंड लाइगेजेस, जो कि क्या है, फेविकोल, है ना। क्या है लाइगेज? फेविकोल है। कैसे है समझते हैं। वेक्टर्स एंड द होस्ट ऑर्गेनिज्म, ये सारे वो की टूल्स हैं जो आपको चाहिए ही चाहिए। इनके बिना कैसे करोगे? हाँ, आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए क्या स्टेप्स चाहिए? अभी मैंने स्टेप्स रिवाइज करवाई। अब बताओ, मान लो मैंने कह दिया कि भाई ये एक ऑर्गेनिज्म है और ये इसका डीएनए है। इस डीएनए में मैंने आपको स्पेसिफिक रीजन भी बता दिया कि इस रीजन पर डिजायरेबल जीन पाई जा रही है, आइडेंटिफाई करके मैंने बता दिया। आइडेंटिफिकेशन सबसे पहली स्टेप थी ना, अभी देखा हमने 3 स्टेप में। आइडेंटिफिकेशन सबसे पहली स्टेप थी, मैंने आइडेंटिफाई करके बता दिया कि भाई ये यहां पर पाई जा रही है डिजायरेबल जीन। अब आपको क्या चाहिए? अब मैम इस डिजायरेबल जीन को यहां से कट करके लाना है, तभी तो इससे हम यूज करेंगे ना, इसे होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करेंगे। इसे कट करके लेके आना है, बिल्कुल लेके आना है। तो कट करने के लिए क्या चाहिए? क्या अपनी नॉर्मल कैंची, टेलर वाली कैंची से कट करोगे क्या? नहीं, उसके लिए क्या चाहिए आपको? उसके लिए आपको मॉलिक्यूलर सिजर्स चाहिए। अब ये मॉलिक्यूलर सिजर मतलब क्या होता है मैम? जो सर्जरी में डॉक्टर यूज करते हैं वैसा कुछ है क्या, कि साइंटिस्ट भी कोई ऐसी अलग से स्पेशल वाली सिजर को यूज करते हैं? अरे नहीं, सिर्फ नाम है सिजर, क्योंकि वो काटने का काम कर रहा है तो वो क्या है? तो वो एक लिविंग मॉलिक्यूल। क्या है वो? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, एंजाइम है, ठीक है। काम क्या करता है? डिजायरेबल जीन जिस पार्ट ऑफ डीएनए, जिस फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए में प्रेजेंट है, जिस पोर्शन में, फ्रेगमेंट तो मतलब कट के अलग हुआ हिस्सा है, कटा नहीं है अभी, डीएनए के जिस पोर्शन में ये डिजायरेबल जीन प्रेजेंट है, यहां से इसे कट करने का काम कौन करके देता है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इस तरीके से ये सारे टूल्स इस प्रोसेस में, पूरी में अलग अलग स्टेप्स में अपना रोल प्ले करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन टूल्स के बिना आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को नहीं कर सकते, आप किसी ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई नहीं कर सकते। दीज टूल्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चलो एक एक करके इन सारे टूल्स के बारे में पढ़ते हैं। कुछ एग्जांपल्स हमने क्या देखे इन टूल्स के? दैट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर द की टूल्स, पॉलीमरेज एंजाइम्स, ligases, vectors and the host organism, ठीक है। ये वो की टूल्स हैं जिनके बिना आप जेनेटिकली मॉडिफाई कर ही नहीं सकते, चाहिए ये टूल्स आपको। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं कि किसी को घर बनाना है, तो उसे घर बनाने के लिए सब कुछ चाहिए, सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए, उसे रेत चाहिए, गिट्टी चाहिए, सीमेंट चाहिए, मशीन्स चाहिए, उसे वो जो एक छोटा सा, छोटे छोटे बहुत सारे टूल्स लेके आते हैं वर्कर्स, वो सारे टूल्स चाहिए, बड़ी मशीन्स चाहिए, ट्रक चाहिए, ट्रॉली चाहिए, सब कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए। कैसे बनेगा घर उसके बिना? नहीं बन सकता। तो ये सारा जो मटेरियल उन्हें चाहिए, जो टूल्स चाहिए हैं, राइट, जो भी टूल्स चाहिए हैं, तो वैसे ही यहाँ पर भी आपको टूल्स चाहिए हैं। इन टूल्स के बारे में अब आपको 1 बाय 1 पढ़ना है, यही इस पूरे टॉपिक का कंटेंट है, ठीक है, जिसे आप 2 पार्ट में पढ़ने वाले हो, क्योंकि टूल्स के बारे में आप अच्छे से पढ़ोगे, इत्मीनान से पढ़ोगे, डिटेल में पढ़ोगे। क्लियर है बात इतनी? चलो स्टार्ट करते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड सम ऑफ दीज इन डिटेल। चलो आ जाते हैं डिटेल पर। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या है ये, क्यों है ये? नहीं होते तो चल जाता क्या? याद है ना, ऐसे ही पूछती हूँ ना मैं, और आपसे भी कहती हूँ कि हर टॉपिक को पढ़ने से पहले यही पूछा करो अपने आप से, क्या है ये, क्यों है ये, कहाँ से आया, कैसे आया, कब आया, नहीं आता तो चल जाता क्या, इसके बिना कैसे चलाएंगे, क्या इसके बिना चल ही नहीं पाएगा काम? ये सारी चीजें जानने के लिए जब किसी टॉपिक को आप पढ़ते हो ना, तो फिर तो अलग ही मजा आता है उसको पढ़ने में, ठीक है, फिर तो अलग ही मजा आता है उस टॉपिक को पढ़ने में। चलो स्टार्ट करते हैं फिर इस अलग ही मजे वाले टॉपिक को, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को। अब इससे पहले कि मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करूं, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप चाहे प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस उठा के देख लो,
चाहे आप MCQs देखो, वेरी शॉर्ट देखो, शॉर्ट देखो, लॉन्ग देखो, चाहे आप CBSE सैंपल पेपर उठा के देख लो, एडिशनल पेपर्स देख लो, आप जितने भी पेपर्स, पिछले 10 साल के पेपर और एक CBSE पेपर और 2 एडिशनल पेपर, 13 पेपर्स को आप उठाकर भी अगर देख लोगे ना, तो अभी तक सबसे ज्यादा इस चैप्टर से पूछे गए क्वेश्चंस इस एंजाइम से जरूर आए हैं। ठीक है, इस एंजाइम से जरूर आए हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाता कहीं ना कहीं से उन क्वेश्चंस में आ ही जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। बहुत ध्यान से इसके बारे में पढ़ेंगे। मैं मतलब इससे ज्यादा क्या आपसे कहूं कि भाई सारे पेपर्स, मैं कह रही हूं आपसे 13-14 पेपर की बात मैंने कर दी है, 10 साल के पिछले पेपर और दोनों एडिशनल पेपर भी इस साल का और CBSE पेपर भी इस साल का, सबको उठाकर देख लो। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से अगर क्वेश्चन ना आया हो तो मुझे आके बताओ कि मैम कौन से पेपर में नहीं आया। हर पेपर में इससे क्वेश्चन है, हर पेपर में। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड्स। चलो स्टार्ट करते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दी कि कितनी ज्यादा है। ठीक है, अभी मैं स्पेसिफिकली बोर्ड्स की बात कर रही हूं, और ऐसा नहीं है कि नीट में नहीं आता है, क्योंकि टूल्स के बिना टेक्नोलॉजी नहीं चलती। तो टूल्स का रोल आ ही जाता है इन दोनों यूनिट के किसी भी चैप्टर में, किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे। इन द ईयर 1963, मैं ये भी आपको बताती चलूंगी कि क्वेश्चन किस तरीके से कहां से आ रहे हैं। ठीक है, पढ़ते पढ़ते देखो। In the year 1963, the 2 enzymes responsible for restricting the growth of bacteriophage in E. coli were isolated. 1963 में क्या किया गया था? 2 एंजाइम्स जो कि रिस्पॉन्सिबल थे बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रोकने के लिए, रेस्ट्रिक्ट करने के लिए E. coli के अंदर। E. coli में बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करने वाले 2 एंजाइम्स थे जिन्हें आइसोलेट किया गया इन 1963, एंड वन ऑफ दीज एडेड मिथाइल ग्रुप्स टू DNA while the other cut DNA। इनमें से एक कैसे रोक रहा था ग्रोथ को? उस DNA पे वो मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देता था और दूसरा DNA को कट ही कर देता था। तो the latter was called as restriction endonuclease। ये जो इसे कट कर रहा है, इसे क्या बोला गया? restriction endonuclease। the first restriction endonuclease HIND2, इसे ऐसे कहते हैं। पहला जो restriction endonuclease था, ये देखो, अब आपको समझ जाओ, ये क्वेश्चंस है, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है पूरा कि पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सा था। खुद समझो, अपने आप में ये क्वेश्चन है, ये लाइन पूरी कि पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सा था। द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस HIND2 whose functioning dependent on a specific DNA nucleotide, जिसकी फंक्शनिंग एक स्पेसिफिक DNA न्यूक्लियोटाइड के ऊपर डिपेंड करती है, was isolated and characterized 5 years later। इसे आइसोलेट करके कैरेक्टराइज किया गया 5 साल बाद। देखो, जो पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस HIND2 जो कि आइसोलेट हुआ था, इसकी फंक्शनिंग एक स्पेसिफिक DNA न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पर डिपेंड करती है। इसको आइसोलेट करके कैरेक्टराइज किया गया 5 साल बाद। मतलब आप यहाँ पर थोड़ा इजी लैंग्वेज में अपन इसको समझते हैं कि आइसोलेशन हुआ, समझा गया कि यार E. coli के ऊपर बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को कोई रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, कोई तो रोक रहा है। ठीक है, कोई तो रोक रहा है। अब ये जो रिस्ट्रिक्शन आ रहा है E. coli की ग्रोथ के ऊपर, बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ के ऊपर, ये रिस्ट्रिक्शन किसकी वजह से आ रहा है? ये आइसोलेशन हो गया कि हाँ 2 एंजाइम्स हैं, कोई एक का मोड ऑफ एक्शन कैसा है कि ये मिथाइल ग्रुप ऐड कर रहा है DNA पे, और दूसरे का मोड ऑफ एक्शन कैसा है कि यार ये कोई ये कट कर दे रहा है DNA को। ठीक है, DNA को ये कट कर दे रहा है। अच्छा, यहां पर आइसोलेशन तो हो गया, लेकिन अब इसका मेथड ऑफ एक्शन कैसे चलेगा? कैसे ये किस स्पेसिफिक DNA न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को कट कर रहा है, किस तरीके से इसकी ये प्रोसेस चल रही है, ये सारा का सारा मैकेनिज्म कब आया? इसका कैरेक्टराइजेशन हुआ आफ्टर 5 इयर्स। अब उससे क्या हुआ, कैसी फंक्शनिंग है, क्या कैरेक्टराइजेशन है, समझते हैं। देखो, इट वाज फाउंड दैट HIND2 always cut DNA molecules
at a particular point by recognizing a specific sequence of 6 base pairs. ये नोटिस किया गया, ये रिकॉग्नाइज किया गया कि जो HIND2 है ये हर बार, ठीक है, डीएनए मॉलिक्यूल को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करके वहीं से कट कर रहा है हर बार। ऐसा नहीं है कि रैंडमली उसने कभी किसी एक आपने एक्सपेरिमेंट को करके देखा, उस वक्त उसने कहीं से कट किया है, फिर कहीं से किया है, फिर कहीं से किया, नहीं, ये नोटिस किया गया कि हमेशा ये जो HIND2 है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पहला, ये क्या कर रहा है, हमेशा डीएनए सीक्वेंस को एक स्पेसिफिक साइट से ही कट कर रहा है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करके। ये स्पेसिफिक सीक्वेंस कैसा था? ये स्पेसिफिक सीक्वेंस था अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर्स। अच्छा कि ये हर बार 6 बेस पेयर्स के एक स्पेसिफिक सीक्वेंस से ही एक स्पेसिफिक पॉइंट पर ही कट कर रहा है डीएनए को। ये पैटर्न को नोटिस किया गया। कैरेक्टराइजेशन जो हो रहा है, जहां पर आप बात कर रहे हो कि 5 साल बाद क्या हुआ, इस पैटर्न को नोटिस किया गया कि ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस 6 बेस पेयर्स वाला वहीं से इसे कट कर रहा है हर बार। दिस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस इज नोन एज रिकॉग्निशन सीक्वेंस। इस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस को ही रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहा गया, ठीक है, इस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस को ही रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहा गया। रिकॉग्निशन सीक्वेंस का मतलब उसके नाम से ही क्लियर है कि HIND2 जो हमारा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, ये इस बेस पेयर वाला 6 बेस पेयर वाले साइट को जैसे ही देखता है, ये रिकॉग्नाइज कर लेता है कि हाँ, यहीं से मुझे इस डीएनए को कट करना है। तो उसके लिए ये जो 6 बेस पेयर है, ये कैसा काम करते हैं? रिकॉग्निशन का काम करते हैं कि हाँ, मुझे जैसे ही ये दिखाई देगा, मुझे इस वाले सीक्वेंस के पास से क्या करना है? कट करना है, अपना फंक्शन परफॉर्म करना है। तो उसके लिए ये 6 बेस पेयर्स क्या हो गए? रिकॉग्निशन सीक्वेंस हो गए। किसके लिए? HIND2 के लिए। फॉर HIND2 देखो, इसके लिए ये 6 बेस पेयर्स कैसे हो गए? रिकॉग्निशन सीक्वेंस हो गए। ओके, बिसाइड्स HIND2 today we know more than 900 restriction enzymes। इसके अलावा अब, ये तो पहले की बात हो गई, जो सबसे पहला आइसोलेट किया गया, फिर इसके बारे में इसका पैटर्न ऑफ वर्क पता चला, इसका मेथड ऑफ एक्शन पता चला धीरे धीरे 5 साल बाद। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज हमारे पास हम कितने ऐसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को जानते हैं? ओवर 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को हम जानते हैं। अब today we know more than 900 restriction enzymes that have been isolated from over 230 strains of bacteria, जिन्हें अलग अलग तरीके से, जिन्हें बैक्टीरिया के 230 स्ट्रेन से आइसोलेट किया गया है। ठीक है, थोड़ा सा ये आप ऐसे समझ लो कि आपने हिस्ट्री पढ़ी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की, कि सबसे पहले ये कैसे पाए जाते थे और अब ये कैसे पाए जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले कैसे पाए जाते थे और अब कैसे पाए जा रहे हैं। पहले अगर आप बात करोगे कि भाई सबसे पहला जो है वो पाया गया कब, कि भाई इकोलाई में बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रोक रहे थे, और इस ग्रोथ को रोकने वालों को ऐसे 2 एंजाइम्स को आइडेंटिफाई किया गया और पता चला कि ये जो 2 एंजाइम है, इनमें से एक तो मिथाइल ग्रुप को ऐड कर रहा है डीएनए पे। इससे भी क्वेश्चन आया है, ठीक है, कि सबसे पहले जब आइसोलेशन हुआ तो 2 जो एंजाइम थे वो कैसे वर्क कर रहे थे। एक डीएनए पे मिथाइल ग्रुप को ऐड कर रहा था, दूसरा कट कर रहा था। कट करने वाले को कहा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है और इसका नाम है HIND2। ये काम कैसे करता है? ये एक स्पेसिफिक 6 बेस पेयर वाले सीक्वेंस से ही हमेशा कट कर रहा था। इसे कहा गया रिकॉग्निशन सीक्वेंस। और इस रिकॉग्निशन सीक्वेंस के बाद हम कहाँ पहुंचे कि भाई इस तरीके से आज तक की अगर हम बात करें, अब रीसेंट, तो हमारे पास अभी हम 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को जानते हैं, जिन्हें 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया है। अगर अभी तक आपने क्वेश्चन सॉल्विंग जो मेरा प्रीवियस ईयर पेपर की, और इनकी मैं बात कर रही हूँ सैंपल पेपर्स की, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखना। धीरे धीरे जैसे ही आपको सारे पेपर्स और सब मिलते जाएंगे ना, आप समझोगे कि ये क्वेश्चन कितना हद बार रिपीट हुआ है। इसके नॉमेनक्लेचर से क्वेश्चन आया है, इसके
नॉमेनक्लेचर से क्वेश्चन आया है कि ये नाम यहां पर इसे ऐसा कैसे दिया गया, ठीक है, इसे ये नाम कैसे दिया गया, ये नॉमेनक्लेचर कैसे हुआ, किसका, इन एंजाइम्स का। इसे आप हिंड 2 क्यों कह रहे हो, जैसे और आपने पढ़े, सबसे ज्यादा पता है किसके बारे में पूछा गया है, इसके बारे में, इको R1, अरे इको R2, इको R1, इको R2, इनके बारे में पूछा गया है सबसे पहले, और इसके बारे में भी पूछा गया है, हिंट 2, और पूछा गया है आपका, ठीक। तो इस तरीके से इसके नॉमेनक्लेचर से क्वेश्चन आया है कि ये नाम कैसे दिया आपने, क्यों आप इसे इको R1 कह रहे हो, यहाँ पर ये जो इसमें वर्ड्स यूज हुए हैं, ई सी लेटर्स यूज हुए हैं, ये कौन सा लेटर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, इससे क्वेश्चन आया है। मतलब आप समझ रहे हो, ये एक टॉपिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वाला, इससे इतने टाइप के क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं, इतने टाइप के क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं और पूछे जा रहे हैं, कंसिस्टेंटली पूछे जा रहे हैं, इतने सारे पेपर्स में, पिछले 10 साल के पेपर की मैं बात आपसे कर रही हूँ, ठीक। तो इस टॉपिक को भाई बिल्कुल भी लाइटली मत लेना, इससे क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं और हर तरीके से आ रहे हैं, चाहे एमसीक्यू में आ रहे हैं, चाहे असर्शन रीजन में आ रहे हैं, चाहे कहीं पर भी आ रहे हैं, क्वेश्चन जरूर आ रहा है, टॉपिक जरूर देखने को मिल जाएगा आपको पेपर में, हर एक पेपर में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर each of which recognize different recognition sequences, और हर एक क्या करता है, एक अलग रिकॉग्निशन सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करके वहां से कट करता है। किसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस कौन सा है, यहां से ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है, राइट। अब आपको 900 तो पढ़ने नहीं है, आपको कुछ 4 से 5 स्पेसिफिक जो चैप्टर के अंदर आएंगे, सिर्फ उन्हीं को पढ़ना है, ठीक है। तो जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है, उन 5 से 4 जितने भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ पर निकल कर आते हैं चैप्टर में, उनको जरूर अलग से नोट डाउन कर लेना कि इतने आए हैं चैप्टर में, तो बस यही आएंगे क्वेश्चन में, अलग से नहीं आएगा कभी भी कि जो आपको चैप्टर में जिसका नाम ही इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया वो क्वेश्चन में पूछ लिया, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है, उनको लिख लो अलग जगह पर कि इतने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमें यहाँ पर इस चैप्टर में बताए गए हैं, कहीं पर भी इनका जिक्र हुआ है तो मतलब ये हमें इंट्रोड्यूस तो करा दिए गए हैं, ठीक है। क्लियर है बात। इनका नॉमेनक्लेचर अपन पढ़ेंगे, ओके, इनके नॉमेनक्लेचर पे अपन आएंगे। चलो देखते हैं, द कन्वेंशन फॉर नेमिंग दीज एंजाइम इज द फर्स्ट, ठीक है। चलो नॉमेनक्लेचर पे आते हैं कि इन एंजाइम्स को नाम देने के लिए क्या किया गया, द कन्वेंशन फॉर नेमिंग दीज एंजाइम इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम कम्स फ्रॉम द जीनस, कि जो सबसे पहला लेटर है वो कहां से आएगा, जीनस से आएगा। रहने देते हैं इसे, देखो जो सबसे पहला लेटर है ना, ये इस तरीके से कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है, ये इस तरीके से कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है। कितने कंपोनेंट हो गए, 4। कितने कंपोनेंट हो गए, 4। कैसे, ई, CO, R एंड 1। तो ई क्या रिप्रेजेंट करता है, ई रिप्रेजेंट करता है जीनस को। जीनस क्या है यहाँ पर, इकोराई के केस में, इको R1 के केस में जीनस क्या है बताओ, जीनस देखो एस्केरिकिया, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पीशीज को। स्पीशीज क्या है, कोलाई, है ना, यही है ना स्पीशीज, ठीक, क्लियर। आर क्या रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेन को, ओके। और 1 क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, ठीक है। 1 2 3 4 ये सब क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि ये सेम स्ट्रेन से किस ऑर्डर में आइसोलेट हुए, सेम स्ट्रेन से। देखो एंजाइम्स कितने हैं, 900, स्ट्रेन कितने, 230, मतलब सेम स्ट्रेन से ज्यादा एंजाइम्स को भी आइसोलेट किया गया है। ऑब्वियस सा कैलकुलेशन है कि सेम स्ट्रेन से एक से ज्यादा एंजाइम्स, 4 5 6 एंजाइम्स भी आइसोलेट किए जा सकते हैं, हो सकता है। तो यहाँ पर यही बात, यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 1 2 3 4 5 वाले रोमन नंबर्स को यूज किया जाता है। फर्स्ट लेटर रिप्रेजेंट करेगा जीनस को, जो कि आप कैपिटल में ही लिखते हो, जीनस का हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। फिर स्पीशीज के 2 लेटर्स होते हैं यहाँ पर, स्पीशीज के जो 2 लेटर्स होते हैं वो हमेशा स्मॉल में ही होते हैं। आपको पता है स्पीशीज को आप कैसे लिखते हो, स्मॉल में लिखते हो। यहाँ मैंने कैपिटल लिख दिया क्या, चलो इसको क्लियर कर देती हूँ मैं। स्पीशीज को हम हमेशा कैसे लिखते हैं भाई,
ये अपना बायोलॉजिकल जो नॉमेनक्लेचर है वही वाला रूल है, इसको आप अलग से नहीं लगा रहे हो। स्पीशीज का फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल होता है, ठीक है, तो ये स्पीशीज के स्मॉल लेटर्स आ गए। यहां पर इस चीज को आप जान लोगे, उसके बाद कभी भी आप इनमें लिखने में ऐसी गलती नहीं करोगे और ना ही बोलने में करोगे कि आपने इसे आई समझ लिया और इको राई बोल दिया, ठीक है। नॉमेनक्लेचर जहां से आपने क्लियर कर लिया, बस आप ये सारी गलतियां करना बंद कर दोगे। ओके, तो इट इज व्हाट, इट इज इको R1, इको R1। इको में जीनस और स्पीशीज रिप्रेजेंट हो गए आपके, एस्चेरिचिया कोलाई, एंड R रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेन, एंड सेम स्ट्रेन से ये किस ऑर्डर में आइसोलेट हुआ है, सबसे पहले जो आइसोलेट हुआ वो इको R1, फिर जो होगा वो इको R2, फिर जो होगा वो इको R3, फिर जो होगा वो इको R4। इस तरीके से ये ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन को दिखाएगा। समझ आई क्या बात? ये है इनका नॉमेनक्लेचर का प्रिंसिपल। रीड करते हैं। The convention for naming these enzymes is the first letter of the name comes from the genus, के नाम का पहला लेटर कहां से आएगा, जीनस से आएगा, and the second two letters come from the species, और जो दूसरे दो लेटर्स होंगे ये कहां से आएंगे, उस प्रोकैरियोटिक सेल की स्पीशीज से आएंगे जिससे आपने इसे क्या किया है, आइसोलेट किया है। जिस स्ट्रेन के थ्रू किया है वो स्ट्रेन आएगा। फिर जैसे कि इको R1 को अगर हम बात करें तो ये एस्चेरिचिया कोलाई R1, ये क्या है इनका स्ट्रेन, ठीक है, इस स्ट्रेन से ये आइसोलेट हुआ है। ओके, इस स्ट्रेन से ये आइसोलेट हुआ है। देन आप जो देखते हो वो क्या होता है, उसका स्ट्रेन, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो, जीनस और स्पीशीज की बात हो गई, स्ट्रेन की बात हो गई। देखें, इन इको R1 द लेटर R इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ अ स्ट्रेन। लेटर R कहां से आया है, स्ट्रेन के नाम से। इसे भी शॉर्ट कर देते हैं यार, बहुत स्पेस घेर रहा है ये। अभी ठीक है। देखो, इन इको R1 द लेटर R इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ स्ट्रेन। लेटर R कहां से आता है, स्ट्रेन के नाम से। ये जो मैंने यहां लिखा हुआ है, राइट, ये क्या डिपिक्ट करता है, इसका स्ट्रेन। एंड रोमन नंबर्स फॉलोइंग द नेम, नाम के बाद जो रोमन नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या इंडिकेट करते हैं, ऑर्डर इन विच द एंजाइम्स वर आइसोलेटेड फ्रॉम दैट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, के इस स्ट्रेन से ये किस ऑर्डर में आइसोलेट हुए हैं, तो ये ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। सो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बिलोंग टू अ लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम्स कॉल्ड एज न्यूक्लियेसेस। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो होते हैं ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, एंजाइम तो है ना ये, तो इनकी भी कोई एंजाइम्स की कोई एक क्लास होगी, तो ये एक लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम न्यूक्लियेसेस से बिलोंग करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एंजाइम की कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं, न्यूक्लियेसेस से बिलोंग करते हैं। कहां से करते हैं, न्यूक्लियेसेस से बिलोंग करते हैं, ठीक है। चलो, अब ये जो न्यूक्लियेसेस क्लास से बिलोंग कर रहे हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ये दो तरह के होते हैं। दीज आर ऑफ टू टाइप्स, एक्सोन्यूक्लियेसेस एंड एंडोन्यूक्लियेसेस। तो आप समझ ही गए कि हमारे पास कौन से हैं, एंडोन्यूक्लियेसेस। कौन सा, अभी पढ़ा ना हमने, कहाँ गया, लिखा यहाँ पे, नहीं लिखा, अरे यार ऐसा कैसे हो गया, पहले लिखा था, ऐसा कैसे पॉसिबल है, लिखा होगा, ढूंढो 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 ढूंढो, कहाँ लिखा है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेस, अभी लिखा था भाई कहीं पे, कहाँ लिखा था, ढूंढो 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 ढूंढो, ये रहा, मिल गया। मैं कह रही कैसे हो सकता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेस, ठीक है। ये जो सबसे पहला आइसोलेट हुआ था ये कौन सा था आपका, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था, जो कि क्या कर रहा था, कट कर रहा था, ठीक है। कहानी बस मैं यही दिखा रही थी कि भाई लिखा है यहाँ पे,
ठीक है। एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस, ये 2 टाइप हो गए। किसके टाइप हो गए मैम? जिस क्लास से ये बिलोंग करते हैं एंजाइम्स, न्यूक्लियस से बिलोंग करते हैं। 2 तरह के होते हैं, एक्सो एंड एंडो। अब मैं अगर बात करूं एक्सोन्यूक्लियस की, तो एक्सोन्यूक्लियस रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड्स ऑफ द डीएनए। जो एक्सोन्यूक्लियस होते हैं ये क्या करते हैं? डीएनए के एंड से न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करते हैं, ठीक है। इनका किस तरीके से मेथड ऑफ एक्शन है? एक्सोन्यूक्लियस न्यूक्लियोटाइड्स को डीएनए के एंड से रिमूव करते हैं, दिस इज देयर मेथड ऑफ एक्शन। वेयरएज एंडोन्यूक्लियस की कहानी में क्या होता है? दे मेक कट्स एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए। ये डीएनए की स्पेसिफिक पोजीशन पे उसके अंदर जाके कट लगाते हैं। ये काम किसका है? एंडोन्यूक्लियस का। अब इसको याद कैसे रखेंगे मैम? सिंपल है देखो, एक्सो का मतलब क्या होता है मैम? एक्सटर्नल। एक्सो का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल। एंडो का मतलब क्या होता है? इंटरनल, है ना? है ना? इतना तो क्लियर है ना सबको? एक्सो का मतलब एक्सटर्नल, एंडो का मतलब इंटरनल, इतना तो याद रहेगा ना, ये तो याद रखने वाली बात नहीं है। तो एक्सोन्यूक्लियस कैसे काम कर रहा है? एक्सटर्नल पॉइंट पे, मतलब डीएनए के एंड्स पे काम कर रहा है वो न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करके। क्लियर? डीएनए के एंड्स पे काम कर रहा है वो, एक्सटर्नल लेयर पे काम कर रहा है, एक्सटर्नल रीजन में काम कर रहा है। और एंडोन्यूक्लियस कहाँ काम कर रहा है? डीएनए के अंदर। एंडोन्यूक्लियस कहाँ काम कर रहा है? डीएनए के अंदर। अंदर कहाँ मैम? अंदर जाके भाई स्पेसिफिक साइट पे जाके कट लगा रहा है वो। कौन? एंडोन्यूक्लियस। तो भाई सिंपल है मैम, एक्सोन्यूक्लियस क्या करेगा? ये बाहर एक्सटर्नली वर्क कर रहा है, एंड्स पे काम कर रहा है डीएनए के। क्या काम कर रहा है? न्यूक्लियोटाइड को रिमूव कर रहा है। और एंडोन्यूक्लियस क्या कर रहा है? एंडोन्यूक्लियस डीएनए के अंदर जाके कट लगा रहा है। सिंपल 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 डिम्पल कॉन्सेप्ट। बताओ, हम पढ़ रहे हैं एंजाइम्स के बारे में। कौन से वाले? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। नाम कैसे दोगे? नॉमेनक्लेचर पढ़ लिया। फिर बात आई ये किस कहाँ से बिलोंग करते हैं, आए कहाँ से दुनिया में धरती पे? ये एंजाइम बिलोंग करते हैं न्यूक्लियेजेस क्लास से। न्यूक्लियेजेस होते हैं 2 तरह के, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस मैम बाहर वाले रीजन में काम करेगा, डीएनए के एंड्स पे न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करेगा। और एंडोन्यूक्लियस मैम अंदर जाके काम करेगा, डीएनए के अंदर जाके स्पेसिफिक रीजन पे, स्पेसिफिक साइट पे जाके कट 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 करेगा। क्लियर? बताओ, क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? मुझे समझ नहीं आता इस यूनिट को तुम लोग हवा बनाते क्यों हो? इतनी सिंपल डिम्पल सी तो यूनिट है ये वाली, पता नहीं क्या अलग ही हवा बना के बैठे रहते हैं। ये वाली जेनेटिक्स वाली, बायोटेक्नोलॉजी वाली यूनिट तो बहुत हैवी यूनिट है, ये बहुत एडवांस यूनिट है, बहुत भारी यूनिट है, बहुत मुश्किल यूनिट। कि मुश्किल है क्या इसमें, ये तो बताओ मुझे। कितनी सिंपल सिंपल सी तो कहानी है। हाँ, एक कहानी की तरह समझो, टर्म्स को समझो, कितना आसान है समझना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। पढ़ के तो देखो तुम, 1 से 2 बार 3 बार चीजों को पढ़ के देखो, फिर ना है तो टफ बोला करो। पता नहीं कैसे टफ बोल देते हो। चलो देखो, each restriction endonuclease functions by inspecting the length of a DNA sequence। हर एक restriction endonuclease की अगर हम बात करें तो it functions by inspecting the length of DNA sequence। ठीक है, each restriction endonuclease functions by inspecting the length of a DNA sequence। जो DNA sequence इन्हें चाहिए, ये उसकी proper length को, ठीक है, उसकी प्रॉपर लेंथ को, उसके प्रॉपर साइट्स को क्या करते हैं? इंस्पेक्ट करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। Once it finds its specific recognition sequence, जैसे ही उन्हें उनका specific recognition sequence मिल जाता है, it will bind to the DNA। ये क्या करता है? DNA के साथ bind करता है और कट करता है each of the 2 strands of the double helix। ठीक है, Once it finds its specific recognition sequence, it will bind to the DNA। ये DNA के साथ जाके bind हो जाता है and cut each of the 2 strands। ठीक है, दोनों strands को क्या करेगा? कट करेगा डबल हेलिक्स के उस specific point पर in their sugar phosphate backbones। जो sugar phosphate backbones है, दोनों जो chains है, दोनों जो strands है, दोनों strands में specific points पे ले जाके वो कट करता है। ठीक है, कट कर दिया, रिकॉग्निशन के बाद आइडेंटिफिकेशन किया, इंस्पेक्शन किया, रिकॉग्निशन किया, कट कर दिया। कट करने के बाद each restriction endonucleases recognizes a specific
पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस। ध्यान से समझना ये क्या है, क्वेश्चंस आते हैं इससे, ध्यान से समझना क्या है। देखो पहले जरा थोड़ा डिजाइन मार दें इसके ऊपर अपन, नहीं यार मजा नहीं आ रहा, अच्छी डिजाइन मारते हैं। ये पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस क्या हैं, क्या होते हैं ये? इन्होंने कहा कि हर एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक स्पेसिफिक अपना पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है, वहीं पे ये क्या करता है, अपना फंक्शन दिखाता है। अच्छा, वहीं से कट लगाता है, ऐसा कुछ है। तो ये है क्या, ये कौन से सीक्वेंसेस हैं? ये वही सीक्वेंसेस हैं क्या जिन्हें आपने रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहा था, जिससे रिकॉग्नाइज किया कि कट कहाँ लगाना है? वो जो 6 बेस पेयर वाला रिकॉग्नाइज किया था हिंड 2 ने, क्या ये वही है? क्या ये पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस वही है क्या? चलो देखते हैं, चलो देखते हैं क्या है ये पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस। ठीक है, डायग्राम पे बाद में आएंगे, पहले यहां देख लेते हैं, पहले यहां देख लेते हैं। डू यू नो व्हाट पैलिंड्रोम्स आर? क्या आपको पता है कि पैलिंड्रोम्स क्या होते हैं और ये कौन से सीक्वेंसेस होते हैं? ध्यान देंगे, these are groups of letters that form the same words when read both। ये वो ग्रुप्स ऑफ लेटर्स होते हैं जो कैसे होते हैं, आप किसी भी साइड से रीड करो सेम दिखाई देंगे, सेम आप रीड करोगे। जैसे कि मलयालम, जैसे कि मलयालम, इसे आप यहां से रीड करो या यहां से रीड करो, स्पेलिंग तो सेम बनेगी, स्पेलिंग तो सेम बनेगी। देखो मलयालम को आप जैसे यहां पर पढ़ रहे हो, आप इसका रिवर्स भी लिखोगे ना, एम लिख लो, ए लिख लो, एल लिख लो, ए वाई ए लिख लो, फिर क्या बचा मैम, एल ए एम लिख लो, लिख लिया, क्या बना, पढ़ना जरा, मलयालम, फिर से वही बन गया। तो आप ऐसे वर्ड्स को जिन्हें आप राइट साइड से रीड करो या लेफ्ट साइड से रीड करो, उनके किसी भी एंड से, राइट एंड से या लेफ्ट एंड से आप उन्हें रीड करना स्टार्ट करो, वो सेम रीड होंगे। ठीक है, the letters that form the same word when read both forward and backward, चाहे आप उन्हें forward रीड करो, backward से रीड करो, वो same word को ही बनाते हैं। ऐसे words को आप कहते हो पैलिंड्रोम्स। क्या कहते हो? पैलिंड्रोम्स कहते हो। क्लियर है क्या कहानी? अब मैम डीएनए में कौन से वर्ड की बात हो गई, याद कर लो, डीएनए में भी अल्फाबेट्स हैं, याद है ना, ATGC, वहां तो 4 ही है, वहां कैसे पैलिंड्रोम मिलेगा, वहां कैसे पैलिंड्रोम मिलेगा? चलो देखते हैं, देखते हैं डीएनए में कैसे पैलिंड्रोम मिलता है। आ जाओ। एज अगेंस्ट अ वर्ड पैलिंड्रोम वेयर द सेम वर्ड इज रीड इन बोथ डायरेक्शंस, जैसे कि पैलिंड्रोम वर्ड में होता है कि सेम वर्ड दोनों डायरेक्शन से रीड होता है। द पैलिंड्रोम इन डीएनए इज अ सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर्स। डीएनए में जो पैलिंड्रोम होता है वो उन बेस पेयर्स का सीक्वेंस है। द पैलिंड्रोम इन डीएनए इज अ सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर्स दैट रीड सेम ऑन द 2 स्ट्रैंड्स व्हेन ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग इज केप्ट द सेम। ध्यान देना, ध्यान देना, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स पर, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स पर, ठीक है, दोनों स्ट्रैंड्स पर सेम रखोगे आप ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग, कि आपने यहीं से रीड किया है। स्ट्रैंड्स दोनों अलग हैं, आपको पता है दोनों स्ट्रैंड्स कैसे होते हैं, ऑपोजिट पोलैरिटी के होते हैं। यस, तो ऑपोजिट पोलैरिटी वाले दोनों स्ट्रैंड्स में आपने सेम ओरिएंटेशन रखा है कि हम यहीं से रीड करेंगे, तो वो सीक्वेंसेस जो दोनों में क्या लिखे हैं, सेम। ध्यान दो, द पैलिंड्रोम इन डीएनए, इसे हाईलाइट करते हैं, इसे हाईलाइट करते हैं, द पैलिंड्रोम इन डीएनए, the palindrome in DNA is a sequence of base pairs that read same on the 2 strands when orientation of reading is kept the same। जब reading orientation को same रखा जाए तो palindrome जो होते हैं DNA में वो sequence होते हैं base pairs के जिन्हें आप same read करोगे दोनों ही strands पर एक same orientation से। एग्जाम्पल समझेंगे और अच्छे से समझ आएगा। ध्यान दो, एग्जाम्पल पे आते हैं और अच्छे से समझ आएगा। चलो एग्जाम्पल पे आ जाए। एग्जाम्पल क्या है?
For example, the following sequences read the same on the two strands in 5' to 3' direction. Orientation क्या रखा है? 5' to 3' direction में ये कुछ sequences हैं जो आप आगे देखने वाले हो, ये same read कर रहे हैं दोनों strands पर. कौन से sequences? यहाँ देखो, this is also true if read in 3' to 5' direction. और यहाँ देखो, एक orientation रखो आप same के भाई मुझे यहीं से read करना है ना, यहां से रीड करना है. तो ये कैसे रीड कर रहे हो आपको बताओ, आप कैसे रीड करोगे? इन्हें सेम रीड करोगे. और अगर आप इन्हें देखोगे कहां पर 3' to 5' डायरेक्शन में, तो यहां से भी आपको ये कैसा रीड होगा? सेम रीड होगा. ये जो सीक्वेंसेस हैं ये क्या कहलाते हैं? ये सीक्वेंसेस क्या कहलाते हैं? जैसा आप इसे 5' to 3' में रीड कर रहे हो वैसा ही आप इसे 3' to 5' में रीड करोगे. ये सीक्वेंसेस क्या कहलाते हैं बताओ जल्दी से? ये डीएनए के सेंस में पैलिंड्रोम्स कहलाते हैं. ठीक है, जनरल सेंस में आपने मलयालम का एग्जाम्पल लिया, वैसे ही डीएनए के सेंस में पैलिंड्रोम्स कौन से कहलाएंगे? कि जब आपने ओरिएंटेशन क्या रखा, एक पोलैरिटी रखी एक स्ट्रैंड के लिए, और फिर आपने क्या कही? पोलैरिटी देखो 5' to 3' में रीड किया, सेम रीड हुआ, और सेम बात अप्लाई हो जाएगी 3' to 5' डायरेक्शन पर भी. ये सीक्वेंसेस क्या कहलाते हैं? ऐसे बेस पेयर्स का सीक्वेंस, ये सेट कहलाता है पैलिंड्रोम्स ऑफ डीएनए. क्या कहलाएंगे ये? पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस. क्या कहोगे इन्हें? पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस. ठीक है, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस कहोगे. इससे आगे की कहानी पढ़ेंगे. पहले एक बार ये बताओ कि पैलिंड्रोमिक तक की कहानी तो समझ आई ना? मलयालम आपने जैसे रीड किया एक साइड से और फिर रिवर्स साइड से, बस वैसे ही आपको यहां देखना है कि आप एक साइड से रीड करो और फिर रिवर्स साइड से रीड करो. बस सेम अगर आप उसको रीड कर पा रहे हो तो वो कंडीशन पैलिंड्रोमिक कहलाएगी. डीएनए के सेंस में, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स के सेंस में. अप्लाई करके देख पा रहे हो बात को? जो एग्जाम्पल सामने है बेसिस का, बेस पेयर्स का. चलो एक बार रीड करके देख लेते हैं. समझ तो आ गया होगा, वैसे काफी सिंपल कॉन्सेप्ट है. देखो, पैलिंड्रोम जैसे आपने यहां देखा, मलयालम में आपने इसे यहां से रीड करके देखा. ठीक है, और फिर आपने देखा कि ये जो है वो थोड़ा ज्यादा ही मोटा है, इसको हमने पतला कर दिया. ठीक, आपने इसे यहां से रीड करके देखा, मलयालम रीड किया. फिर क्या किया आपने? ये जानने के लिए कि पैलिंड्रोम है या नहीं, आपने इसे रिवर्स किया ना? बताओ, किया ना? अब ये बताओ, डीएनए में तो आपके पास पहले से ये स्ट्रैंड्स होते हैं ना इस तरीके से, तो आपको बस यही करना है कि जो सीक्वेंस आप यहां से रीड कर पा रहे हो 5' to 3' में, वो सेम सीक्वेंस आप यहां पर 5' to 3' में भी रीड कर पाओगे. मतलब आप ये ध्यान दो कि आपका ओरिएंटेशन तो सेम रहा ना, 5' to 3' ही रहा और 5' to 3' ही रहा. फिर से देखो ध्यान से, 5' to 3' एंड 5' to 3', ओरिएंटेशन तो सेम रहा ना, क्योंकि स्ट्रैंड्स जो होते हैं वो पहले से ही अपोजिट होते हैं, अपोजिट पोलैरिटी के होते हैं. तो पोलैरिटी में यहाँ चेंज नहीं आया. आपने यहाँ देखा क्या? 5' to 3', और यहाँ भी आपने देखा 5' to 3'. रीड कैसे किया आपने उन्हें? सेम, GAATTC, और यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो इट इज GAATTC. सेम है या नहीं है? बताओ मुझे एक बार, बताओ एक बार. जैसे मलयालम में आपने रीड किया था वैसे ही आपको यहाँ रीड करना है. आपने 5' to 3' में एक स्ट्रैंड को रीड किया, आपको अपोजिट स्ट्रैंड को भी सेम ओरिएंटेशन रख के और रीड करना है. अब आपने रीड किया GAATTC, दोनों सेम रीड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? एक बार बताओ जल्दी से. बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. टाइम लेकिन मैं उसके ऊपर ज्यादा दे रही हूँ. हाँ, क्यों? क्योंकि भाई क्वेश्चंस आते हैं. सिंपल सी बात है, क्वेश्चंस आते हैं. क्लियर होना जरूरी है कॉन्सेप्ट, भले अभी टाइम लग जाए पर कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है. क्वेश्चंस के वक्त फिर मैं ये नहीं बोलूंगी कि क्यों नहीं बना, बनना ही चाहिए, बनना ही चाहिए. क्योंकि आपको मैंने बताया भाई, आप उठा के देख लो पेपर्स, आपको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, ठीक है, क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको. उसके नॉमेनक्लेचर से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे. ये जो सामने लिखा हुआ है जरूर मिलेंगे. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. ये तो हो गई इनकी कहानी कि भाई पैलिंड्रोमिक ये किस तरीके से बने.
है ना। ये तो इनके पैलिंड्रोम्स की कहानी हो गई। अब आगे देखें, restriction enzymes cut the strand of DNA a little away from the center of the palindrome sites. Restriction enzymes क्या करते हैं, DNA strands को कट करते हैं, कहाँ से, a little away from the center of the palindrome sites. palindrome sites के सेंटर से थोड़ा सा दूर से। कहाँ से करेंगे मैम, थोड़ा सा दूर का मतलब क्या होता है, डीएनए में तो हर चीज नाप तोल से चलती है, ऐसा थोड़ी होता थोड़ा सा दूर से ले लो, ऐसा थोड़ी होता है यार। चलो मैम इसका भी कुछ एक स्पेसिफिक एग्जांपल लगेगा, ले लेंगे, बिल्कुल ले लेंगे। अभी जो थोड़ी देर पहले आप डायग्राम स्किप करके आए हो ना, उसमें यही सब लिखा हुआ है, पर पहले एक बार थ्योरी पढ़ लो फिर आएंगे डायग्राम पे। देखो, restriction enzyme cut the strand of DNA a little away from the center of palindromic site. पैलिंड्रोमिक साइट के सेंटर से थोड़ा सा दूर से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इस डीएनए के स्ट्रैंड को कट करता है। क्लियर है क्या कहानी, क्लियर है क्या कहानी। फिर क्या होता है, बट बिटवीन द सेम टू बेसेस ऑन द ऑपोजिट स्ट्रैंड्स, लेकिन कट करता है कहां से, सेम टू बेसेस ऑफ द ऑपोजिट स्ट्रैंड्स, सेम दो बेसिस के बीच से कट करता है। जैसे अगर मैं कहूं कि जी और ए से कट किया तो यहां भी जी और ए के बीच से ही कट करना है, सेम टू बेसिस के बीच से कट करना है ऑपोजिट स्ट्रैंड के। क्लियर है क्या कहानी मैम। इससे तो फिर ये कट थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा सेंटर से अवे, यही तो कह रहे हैं, यही तो कह रहे हैं। देखो 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 देखो, पैलिंड्रोमिक साइट का सेंटर आप क्या बोलोगे, ये बोलोगे, ठीक है। पैलिंड्रोमिक साइट का सेंटर आप क्या बोलोगे, ये। इससे थोड़ा सा स्लाइटली अवे कट करेंगे, दो सेम बेसिस के बीच से कट करेंगे, राइट। अब देखो इस कहानी को हम डायग्राम में समझेंगे, यहाँ एग्जाम्पल में नहीं समझते हैं, थोड़ा सा और पढ़ेंगे। दिस लीव सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शंस एट द एंड, इससे क्या होगा, एंड्स पर सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शंस बच जाएंगे। These are overhanging stretches called as sticky ends of each strand. ये overhanging stretches जो है वो हर strand के sticky ends कहलाएंगे। अब इस बात को अपन डायग्राम पे समझते हैं, जल्दी से आ जाओ डायग्राम पे समझते हैं। जिन जिन टर्म्स को आप पढ़ रहे हो ना यहाँ पर, आ जाओ जल्दी से। देखो सबसे पहले तो ये वो सीक्वेंस है जो आपको अभी आपने देखा, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। सबसे पहले तो पैलिंड्रोमिक चेक कर लो है या नहीं। देखो यहाँ से क्या रीड कर रहे हो आप, इसे GAATTC, यहाँ से क्या रीड कर रहे हो, GAATTC, सही है मैम, पैलिंड्रोमिक है। वहां देखो, वहां देखो फॉरेन डीएनए में भी सेम पैलिंड्रोमिक है, हाँ बिल्कुल है मैम, GAATTC GAATTC। अभी आप देखोगे कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, सिर्फ वेक्टर डीएनए पे ही नहीं, फॉरेन डीएनए पे भी, दोनों डीएनए पर ये एक सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट लगाता है। और सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है तो उसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस उसका क्या होगा, सेम ही होगा। तो मतलब वो दोनों डीएनए में सेम सीक्वेंस को ढूंढेगा, मतलब वो दोनों डीएनए में, वेक्टर और फॉरेन डीएनए में सेम सीक्वेंस को ढूंढेगा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये अभी आपको थ्योरी में पढ़ना है आगे, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए में सेम सीक्वेंस को ही ढूंढता है, क्योंकि भाई एंजाइम सेम होता है। क्वेश्चन इस पर भी आया है, क्वेश्चन इस पर भी आया है कि हमने मान लो एक केस लिया और एक वेक्टर डीएनए में इस एंजाइम से यहाँ से रिकॉग्निशन सीक्वेंस से कट कर दिया और फॉरेन डीएनए में ये वाले एंजाइम से कट कर दिया, तो अब बताओ कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा या नहीं बनेगा। तो आप कहोगे कि नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए में सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ही कट करता है, डिफरेंट नहीं आप उसमें बोल सकते कि भाई यहाँ पर एक कोई सा दूसरा ले लिया, वहां पे कोई दूसरा ले लिया, ये नहीं चलता, दोनों में सेम एंजाइम आपको चाहिए। तो ऐसा केस सेम जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसे केसेस में आप कहोगे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं बनेगा, क्योंकि एंजाइम दोनों जगह से कट करने वाला सेम होना चाहिए, ताकि वो सेम रिकॉग्निशन सीक्वेंस से कट करे। अब देखो ये यहाँ पर भी सेम रिकॉग्निशन सीक्वेंस से कट कर रहा है, यहाँ पर भी सेम रिकॉग्निशन सीक्वेंस से कट कर रहा है। कट करेगा तभी तो दोनों मैच कर पाएंगे, मैच करेंगे तभी तो रिकॉम्बिनेंट बनेगा, अदरवाइज कैसे बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है। चलो ये एक अलग ही कॉन्सेप्ट हो गया। वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए दोनों में आपने ढूंढ लिए पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, मैम एंजाइम ने ढूंढे, अपन ने थोड़ी ढूंढे, ठीक है। ये देखो भाई चेक कर लो एक बार, सही ढूंढा है ना एंजाइम ने, सही ढूंढा है मैम। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, क्या दिखा कि देखो जी और ए के बीच से कट किया है ना, हाँ यहां भी यही करेंगे, जी और ए के बीच से कट कर देंगे, कट कर देंगे, ठीक है। देखो कट हुआ तो क्या मिला, यहां देखो GCTTAA, ये जो नीचे वाला है, ठीक है, यहां देखो नीचे वाला जो है
यहां से कट हुआ है, हो गया, जी और ए के बीच से कट हो गया, जी और ए के बीच से कट हो गया। ओके, अब देखो आपको क्या मिला, ये पोर्शन मिला यहां से, ये देखो इतना पोर्शन है आपके पास। अब ये जो यहां पर एक स्ट्रैंड आपको मिल रहा है जो कि अभी कैसा है, अनपेयर्ड, जिसकी अभी पेयरिंग नहीं है, इसे आप क्या बोलोगे, इसे आप बोलोगे ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए, स्टिकी एंड्स कहोगे आप इन्हें। ये देखो स्टिकी एंड लिखा हुआ है ना, ये भी स्टिकी एंड है, ये भी स्टिकी एंड है, इन्हें क्या कह रहे हो आप, ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए, कि ये ऐसा लग रहा है जैसे डीएनए के किसी एक स्ट्रैंड का कोई स्ट्रेच कर दिया हो किसी ने हिस्सा खींच के, है ना, इस तरीके से याद रखो। ओवरहैंग कर रहा है वो डीएनए से, इतना तो पेयर्ड है, बेस पेयर्स के साथ है अपना, ठीक है, लेकिन ये कैसा लग रहा है जैसे स्ट्रेच किया हुआ कुछ एक्स्ट्रा पार्ट लग रहा है उसका, क्या बोलोगे इसे आप, ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए। क्या बोलोगे आप इसे, ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस, खींच तान के जो चीज बनती है ना, ऐसा लग रहा है ना खींच तान के निकाला हुआ है पता नहीं कहीं से, तो इट इज ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए, और इन्हें आप कहते हो स्टिकी एंड्स, क्योंकि यही एंड आके जाके जुड़ने वाले हैं। रीजन क्या है, आगे जाके यही एंड्स जुड़ने वाले हैं, इन्हीं से रिकॉम्बिनेंट बनेगा, तो ये क्या हो जाएंगे, स्टिकी एंड्स ऑफ डीएनए। ठीक है, तो एक स्टिकी एंड किसका, वेक्टर डीएनए का, वैसा का वैसा एक स्टिकी एंड यहां भी बनेगा। देखो इसने भी ए और जी के बीच में कट लगाया, इसने भी ए और जी के बीच में कट लगाया, तो यहाँ क्या मिला आपको, ये देखो जी सी टी 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 ए टी टी ए, ये मिला, देखो ये पोर्शन आपको मिला डीएनए के साथ जुड़ा हुआ मिला, देखो 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 यहाँ पर ये पोर्शन मिला और यहाँ पर ये पोर्शन मिल गया। अब ये जो कट यहाँ पर आया है, देखो ये इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री है ना, बिल्कुल, देखो 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 दोनों स्टिकी एंड एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री है, बिल्कुल, यस मैम, इसीलिए तो दोनों में, वेक्टर और फॉरेन डीएनए में सेम पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से कट लगाना सेम एंजाइम के थ्रू बहुत जरूरी है, इसीलिए ताकि ये इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री स्टिकी एंड्स बने और फिर ये आके इसके साथ क्या कर ले, अपनी पेयरिंग कर ले। और देखो यहाँ पर इसने अपनी पेयरिंग कर ली इसके साथ, बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। बताओ समझ आई कहानी, कॉम्प्लेक्स था इसमें कुछ भी, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, समझ आई कहानी, कॉम्प्लेक्स था इसमें कुछ भी, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं था, जितना हवा बना के रखा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए का कोई हवा नहीं है, सबसे आसान है। देखो कहां से काटना है, यहां से काटना है, सेम सेम दोनों बेसिस के बीच से कट लगाना है, लगा दिया, यहां भी लगाया, क्या लगा कि मैम ऐसा लग रहा है कुछ स्ट्रेच किए हुए पोर्शंस बाकी रह गए दोनों स्ट्रैंड्स में से, दोनों डीएनए में ऐसा लग रहा है कुछ स्ट्रेच्ड पोर्शन है, क्या है ये, इट इज द ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए, दे आर द ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए, और ये ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस आप कह रहे हो स्टिकी एंड्स, इन्हें आप क्या कह रहे हो, स्टिकी एंड्स ऑफ डीएनए, और ये जो स्टिकी एंड्स हैं डीएनए के, इन्हीं से रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा, क्योंकि ये कैसे हो जाएंगे, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ये आपस में पेयरिंग कर लेंगे, तो इनसे बन जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बन जाएगा इनसे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब इस चीज को हम एक बार फिर से आके पढ़ेंगे, पहले थ्योरी कंप्लीट करते हैं। चलो यहां था, दिस लीव्स सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शंस एट द एंड्स, एंड्स में क्या बने थे, सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शंस बने थे, दिस लीव्स सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शंस एट द एंड्स एंड देयर आर ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस कॉल्ड एज स्टिकी एंड्स ऑन ईच स्ट्रैंड, और यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस होते हैं जिन्हें आप हर स्ट्रैंड का क्या कहते हो, स्टिकी एंड कहते हो, दोनों स्ट्रैंड पर थे। ठीक, अब ये क्या हो जाएंगे दोनों स्ट्रैंड वाले, दीज आर टर्म्ड, सो इन्हें ऐसा कहा गया क्यों, बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद देयर कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटरपार्ट्स एंड दिस स्टिकीनेस ऑफ द एंड्स फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ एंजाइम डीएनए लाइगेज। हाँ, एक चीज और इंपॉर्टेंट याद करो, लेक्चर की स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था डीएनए लाइगेज क्या है, फेविकॉल है। क्या करता है ये दो स्टिकी एंड को जोड़ता है, जो पहले से ही स्टिकी थे उनको जोड़ता है मैम, हाँ उनको जोड़ता है। डीएनए लाइगेज क्या है, डीएनए लाइगेज इज अ फेविकॉल, फेविकॉल से याद रखना हमेशा, डीएनए लाइगेज क्या करता है, ये दोनों स्टिकी एंड्स को जोड़ने का काम करता है। यहाँ ध्यान दो डायग्राम पर फिर से, ये देखो इन दोनों स्टिकी एंड्स को जोड़ने का काम करता है डीएनए लाइगेज, ये देखो यहाँ पर जोड़ दिया इसने, ठीक है, दोनों स्टिकी एंड्स को जोड़ने का काम करता है डीएनए लाइगेज। हाँ चले, तो डीएनए लाइगेज फंक्शंस व्हाट,
The stickiness of ends facilitates the action of DNA ligase. Restriction endonucleases are used in genetic engineering to form recombinant molecules of DNA. Restriction endonucleases को genetic engineering में इसीलिए यूज किया जाता है ताकि क्या बना सकें, ताकि ये DNA के recombinant molecules को बना सकें, जिसमें उन्होंने क्या किया, जिसमें उन्होंने फॉरेन DNA पर वेक्टर DNA के थ्रू क्या करा, कुछ एडिशन करा दिया किसी पार्ट का. Which are composed of DNA from different sources or genomes. इसके अंदर क्या होता है इन recombinant molecules में, different sources या genome से लिया हुआ DNA का portion होता है. And when cut by the same restriction enzyme, ध्यान दो जो मैंने अभी आपको बताया था, जब इन्हें same restriction enzyme से कट किया जाता है, and when cut with the same restriction enzyme, the resultant DNA fragments, जो रिजल्टेड डीएनए फ्रेगमेंट्स होंगे, हैव द सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड्स, उनमें सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड्स बचेंगे. एंड दीज कैन बी जॉइंड टुगेदर एंड टू एंड यूजिंग डीएनए लाइगेजेस, और इन्हें आप एंड टू एंड ज्वाइन कर सकते हो डीएनए लाइगेजेस को यूज करके. कहानी क्लियर है क्या सबको कि भाई जो सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, द रिजल्टेंट डीएनए फ्रेगमेंट्स हैव द सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड्स. यहाँ पर जब आपने सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करवाया है तो जो स्टिकी एंड्स होंगे उनमें सेम सीक्वेंसेस होंगे. सेम सीक्वेंसेस जो हैं वो उसके क्या होंगे, स्टिकी एंड्स होंगे. स्टिकी एंड्स को जब आप कहोगे कि आप इनको ज्वाइन कराना है तो कौन आएगा बीच में, डीएनए लाइगेज आएगा इन दोनों को ज्वाइन कराने के लिए. दोनों ज्वाइन हो जाएंगे तो बन जाएगा क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए. ओके, दोनों ज्वाइन हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा. एक बार डायग्राम फिर से देखेंगे अपन अभी. चलो ये वाला डायग्राम नहीं, वो वाला डायग्राम एक बार फिर से देखेंगे. ये वाला देखो, एक बार फिर से समझो पूरी प्रोसेस कैसे बना है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के एक्शन से. ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए, द एंजाइम कट्स बोथ डीएनए स्ट्रैंड एट द सेम साइट. ये एंजाइम क्या करता है, दोनों ही डीएनए स्ट्रैंड को सेम साइट पे कट करता है. EcoR1 cuts the DNA between bases G and A only when the sequence GAATTC is present in the DNA. EcoR1 DNA के बेसिस को G और A के बीच में तभी कट करेगा जब सेम सीक्वेंस हो उसके पास भी, जैसा वेक्टर के पास है. ठीक है, अब सेम सीक्वेंस मिलते ही किसके अंदर, वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए के अंदर सेम सीक्वेंस मिलते ही क्या होगा, EcoR1 अपना फंक्शन करेगा. EcoR1 अपना फंक्शन करेगा और यहाँ जो स्टिकी एंड है और यहाँ जो स्टिकी एंड है, अब आप उसे देख सकते हो, उसने सेम जगह से कट किया. ठीक है, सेम बेस पेयर्स के बीच से कट किया उसने. यहाँ भी एडेनिन ग्वानिन के बीच से, यहाँ भी एडेनिन ग्वानिन के बीच से, यहाँ भी इन्हीं के बीच से और यहाँ भी इन्हीं के बीच से कट कर दिया. कट किया तो देखो कुछ ऐसे स्टिकी एंड्स मिल गए, ये स्टिकी एंड, ये स्टिकी एंड. इन स्टिकी एंड से फिर क्या हो गया, डीएनए लाइगेज, डीएनए फ्रेगमेंट जॉइन एट स्टिकी एंड्स बाय डीएनए लाइगेज. किसकी हेल्प से, डीएनए लाइगेज की हेल्प से. फेविकॉल है ये इनका, ये डीएनए लाइगेज ने यहां बना दिया ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए. ठीक है, ये बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए. ओके, आई होप अब आपको ये प्रोसेस क्लियर होगी. आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट डायग्राम की तरफ. चलो, यहां देखो फॉरेन डीएनए, फॉरेन डीएनए जहां अभी आपने उसको पेयर्स के, बेस पेयर्स के साथ देखा, अभी आप सिर्फ डीएनए डीएनए देख रहे हो. फॉरेन डीएनए और ये वेक्टर डीएनए जो प्लाज्मिड है, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कटिंग बोथ फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए एट स्पेसिफिक पॉइंट. सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दोनों को, फॉरेन डीएनए को भी और वेक्टर डीएनए को भी सेम पॉइंट से कट कर रहा है, एक स्पेसिफिक पॉइंट से जो उसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस जहां उसे मिल जाए, वहां से उसने इसको कट कर दिया और ये फ्रेगमेंट आ गया निकल के, यहां से कट कर लिया. तो लाइगेजेस जॉइन फॉरेन डीएनए टू प्लाज्मिड. लाइगेजेस एंजाइम क्या करते हैं, इस फॉरेन डीएनए को प्लाज्मिड से ले जाके ऐड कर देते हैं. कैसे करते हैं आपने देखा अभी स्टिकी एंड्स के थ्रू. और ये जो बना अब ये क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बन गया. देखो वहां से कट किया था, वहीं पे लाके उन्होंने स्पेसिफिक डीएनए फ्रेगमेंट को ज्वाइन करा दिया लाइगेज के थ्रू, और ये क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल. ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल फिर क्या किया जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, सेल डिवाइड करेगी और उसके अंदर क्या बन जाएंगे, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कैरी करने वाले होस्ट बनेंगे. इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कैरी करने वाले होस्ट सेल्स बनेंगे.
ठीक है, ये प्रोसेस अभी आपको पढ़नी है, अभी आपने ये प्रोसेस नहीं पढ़ी है, ठीक है, अभी आपने सिर्फ यहां तक पढ़ा है, सिर्फ आपने अभी यहां तक पढ़ा है। यहां तक क्लियर है या नहीं ये बताओ मुझे, यहां तक तो क्लियर है ना? रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनने तक क्लियर है। आगे पढ़े कहानी, देखो, you may have realized that normally unless one cuts the vector and the source DNA with the same restriction enzyme, the recombinant vector molecule cannot be created। वही जो मैंने आपसे अभी कहा था, ये क्वेश्चन आया है, ठीक है, ये क्वेश्चन आया है कि एक पर्सन का नाम लिया गया, कोई भी XYZ, कि भाई इसने एक एंजाइम से यहाँ से वेक्टर डीएनए को कट करा और दूसरे एंजाइम से फॉरेन डीएनए को कट करा, और अब बताओ कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनेगा या नहीं बनेगा, या कितना तरीके से बनेगा। तो आपको सीधा ये बोलना है कि भाई बनेगा ही नहीं। आप कुछ भी पूछो घुमा फिरा के, पर आप तो ये बोलो कि भाई बनेगा ही नहीं, एंजाइम सेम होना चाहिए दोनों केस में, तभी तो स्टिकी एंड्स कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। तो यू मे हैव रियलाइज्ड दैट नॉर्मली अनलेस वन कट्स द वेक्टर एंड सोर्स डीएनए विद द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जब तक कोई दोनों को सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट ना करे तब तक रिकॉम्बिनेंट वेक्टर मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। इट कैन नॉट बी क्रिएटेड, क्रिएट नहीं किया जा सकता, ठीक है, क्रिएशन इसका नहीं हो सकता जब तक सेम एंजाइम ही दोनों चीजों पे वेक्टर और फॉरेन डीएनए को कट ना करे। नेक्स्ट स्टेप क्या कह रहे हैं, देखो, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के कुछ कट यहां भी लग गए। नेक्स्ट स्टेप में क्या कह रहे हैं, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। अब ये जो डीएनए फ्रेगमेंट्स का सेपरेशन और आइसोलेशन हुआ है, ये कैसे हुआ है? The cutting of DNA by restriction endonucleases results in the fragments of DNA। restriction endonucleases जब DNA को कट करते हैं तो उससे क्या बनते हैं, उसके फ्रेगमेंट्स बनते हैं, टुकड़े बनते हैं। सीधी सी बात है मैम, किसी भी चीज को कट करेंगे तो उसके टुकड़े ही बनेंगे ना। जैसे यहाँ अभी ये कट हो गया था तो देखो टुकड़े बन गए उसके, एक टुकड़ा, दो टुकड़ा, तीन टुकड़ा, टुकड़े बनते हैं ना चीजों के। तो बस वही होता है, फ्रेगमेंट्स बनते हैं जब आप किसी चीज को कट करो। तो यहाँ भी फ्रेगमेंट बने, फ्रेगमेंट बने तो क्या हुआ, these fragments can be separated by a technique known as gel electrophoresis। another important topic of this chapter, gel electrophoresis। बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। अब आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पे से ध्यान थोड़ा थोड़ा हटके पूरा कहाँ आएगा, अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे, ठीक। इन्हें, इन फ्रेगमेंट्स को जो उन्होंने कट तो कर दिए हैं, डीएनए के अंदर कट्स तो लगा दिए, टुकड़े तो बना दिए, पर उन टुकड़ों को आप अलग कैसे करोगे? अलग करने के लिए यूज करनी पड़ेगी एक टेक्निक, विच इज द फ्रेगमेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय अ टेक्निक नोन एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। कौन सी टेक्निक है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। कौन सी टेक्निक है ये बताओ, जल्दी बताओ। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ध्यान दो, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की कहानी में आपने जितना भी आज पढ़ा है, ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितनी बार मैं आपको बता चुकी हूँ, ध्यान से समझ लेना। क्रॉस चेक करना चाहो ना तो पिछले 10 साल के पेपर उठा के देख लेना, दैट्स इट, कुछ दूसरा करने की जरूरत नहीं। ओके, अब आने वाला है इसका एक और बेहतरीन और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, विच इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसे हमें पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे हम, कहाँ पढ़ेंगे? टूल्स में ही पढ़ेंगे, ठीक है। टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पार्ट 2 में पढ़ेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है? कुछ नहीं होता है। जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स टुकड़े करे हैं ना, कट करा है किसने? मॉलिक्यूलर सिजर्स ने। जो टुकड़े करे हैं उन टुकड़ों को अलग करने के लिए यूज करोगे आप इस टेक्निक को, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को। चलो एक बार फटाफट से रिव्यू ले लेते हैं, आज हमने जो जो पढ़ा है एक बार फटाफट से रिव्यू ले लेते हैं, जो जो हमने आज पढ़ा है, और बस आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। अब पढ़ेंगे हम पार्ट 2 के अंदर। देखो, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की कहानी आज हमने पढ़ी, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी थी। सबसे पहले हमने ये समझा कि भाई सबसे पहले कब आइसोलेट हुए। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सबसे पहला जो कट करने वाला एक्शन दिखा रहा था, दूसरा तो मिथाइल ग्रुप ऐड कर रहा था। ये जो कट करने वाला एक्शन दिखा रहा था एंडोन्यूक्लियस, हमने इनके बारे में पढ़ा कि भाई इनकी एक स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस होती है, एक साइट होती है, वहीं से ये क्या करते हैं, अपना कट करते हैं और अपना एक्शन करते हैं। ठीक है भाई, अपना फंक्शन एक जगह से कर रहे हैं। हमारे पास रिसेंटली अगर हम बात करें तो 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स नोन है, जिन्हें 230 स्ट्रेन से आइसोलेट किया गया है। नाम कैसे हम इन्हें देते हैं? फर्स्ट जो कंपोनेंट है वो रिप्रेजेंट करता है जीनस, सेकंड 2 लेटर्स रिप्रेजेंट करते हैं स्पीशीज, देन रिप्रेजेंट करता है थर्ड कंपोनेंट इनका स्ट्रेन को जिससे आइसोलेट हुआ, एंड फोर्थ जो रोमन नंबर्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं इनके ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन को। फिर हमने ये देखा कि इको R1 में यहाँ पर किस तरीके से इस पूरे नॉमेनक्लेचर को आपने डिराइव किया। एग्जाम्पल लिया इको R1 का,
फिर देखा कि ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं ये किस क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, तो न्यूक्लियसेस से बिलोंग कर रहे हैं। दो टाइप के न्यूक्लियसेस है हमारे पास, एक्सो एंड एंडो। एक्सो काम कर रहा है डीएनए के एंड से क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड को रिमूव, और एंडो क्या करता है, डीएनए के अंदर जाके कट कर करके आ जाता है, फ्रेगमेंट टुकड़े टुकड़े करके आ जाता है। ऐसे टुकड़े करता है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज करना पड़ेगा उन टुकड़ों को अलग करने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ मैम, अब यहाँ पर जब इन्होंने बात की कि इस चीज के लिए आपको चाहिए क्या, कट लगाने के लिए अंदर जाके टुकड़े करेगा ना, टुकड़े करने के लिए उसे चाहिए पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस। पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस उसे चाहिए। अब ये पैलिंड्रोम्स क्या है, तो जनरल लैंग्वेज में पहले हमने समझा कि जैसे मलयालम को आप लेफ्ट राइट से रीड करो सेम होता है, वैसे ही डीएनए के स्ट्रैंड को जब आप देखोगे कि लेफ्ट और राइट से रीड करो तो वो भी सेम रीड अगर आप कर पा रहे हो तो दैट इज द पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। सिंपल। इस पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में कहां से कट लगे, इसमें कट लगा मैम सेंटर से स्लाइटली अवे, कहां पर, सेम बेस पेयर्स के बीच से, इस तरीके से कट लगा। और कट लगने के बाद जो सिंगल स्ट्रैंड्स बचे वो कैसे होंगे, ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस कहलाएंगे, और इन्हीं को स्टिकी एंड भी आप कहोगे। इन स्टिकी एंड्स को फिर जोड़ने का काम करेगा कौन, डीएनए लाइगेज, और बन जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को फिर होस्ट में एंटर कर दिया जाएगा और वहां पर ये ग्रो करेगा, अलग अलग सेल्स बनाएगा, और वो सारी सेल्स होंगी रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाली, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन अभी हमने नहीं पढ़ा है, अभी हमें इस प्रोसेस को ही कंप्लीट करना है कि ये जो सेपरेशन और आइसोलेशन होगा डीएनए फ्रेगमेंट्स का, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से होगा। इसके बाद अब कौन कौन सी स्टेप्स आएंगी इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, ये आपको पढ़ना है पार्ट 2 के अंदर। आई होप आपको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की कहानी तो क्लियर हो गई होगी कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से इस लेक्चर को पूरा एक बार फिर से देख लेना अगर कोई भी कहीं पर भी कोई भी डाउट रह गया है। ओके, चलो पार्ट 2 में करेंगे रिमेनिंग टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।